हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोग नीट के पेपर की डिस्कशन कर रहे थे। 2024 का नीट का पेपर है आपका। ठीक है, जो नीट का पेपर अपना 2024 का है उसके बारे में मैं जनरली अगर आपको बताऊं तो हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ किया था। मैं 2024 के नीट के पेपर में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। जूलॉजी सेक्शन पूरा, उसके 50 क्वेश्चंस पार्ट ए पार्ट में। बॉटनी सेक्शन सिर्फ 25 क्वेश्चन पार्ट ए के हुए थे, भी 25 क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन के रहते हैं। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ को हम लोग देखें यहाँ पर। तो चलते हैं बॉटनी के सेक्शन की तरफ। ओके, तो बॉटनी के सेक्शन की तरफ हम लोग ज़रा चलते हैं। ये अपने पास ठीक है। एक एक मैं क्वेश्चन पहले आपको बता दूं, शायद वो मैंने आपको गलत बता दिया, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ लें। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है दैट इज़, अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास क्वेश्चन है 115th क्वेश्चन है इस सेट का। तो इसमें जो है मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी कि दोनों जो है आपके एक शायद एपी और पैरी करके बता दिया मैंने कुछ। तो बता दूं मैं, दोनों के दोनों फ्लावर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों पैरी गाइनस होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख के, वो बाय मिस्टेक हो गया तो ध्यान रखिएगा। मैं इसका एक आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम है, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों एज इट इज़ उठा के डाले गए हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है, पेरीगाइनस के एग्जाम्पल। ये वाला आपका हाइपोगाइनस है और ये वाला एपिगाइनस है। डन। तो जनरली कुछ होता नहीं है। आपका हाइपोगाइनस के अंदर जो होता है, ओवरी की पोजीशन देखो सबसे ऊपर होती है, बाकी सारे पार्ट नीचे से निकलते हैं या नीचे होते हैं। यहाँ पर इनमें सेम लेवल पे होता है पेरी में, और एपिगाइनस में ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे, बाकी सारे पार्ट उसके ऊपर होते हैं। थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो मैं अब इसके अंदर आगे चलूँगा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 125 तक की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लें हम लोग कि भाई यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका स्पिंडल फाइबर कहाँ बनता है, हमने बताया था मेटाफेज में अटैच करता है। ठीक है, फिर 125 का क्वेश्चन है कि एक ब्लैक सीड कलर जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, वाइट सीड कलर पे। तो ब्लैक सीड को आपको पता है डोमिनेंट है, तो आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है ये रिसेसिव वाला है, स्मॉल वाला। अब ये बोल रहा है कि हम इसके जीनोटाइप कैसे पता कर सकते हैं। देखिए सिंपल बात मैं बता दूं आपकी, जब भी कभी जीनोटाइप पता करने की बात आएगी तो ध्यान रखना, हम जो भी जनरेशन होती हैं, जैसे मान लो इनकी कोई F1 जनरेशन आई, कुछ भी आई, तो मैं उसको उसके रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस करवा दूंगा। तो इस टाइप की क्रॉस को बेसिकली हम लोग नाम बुलाते हैं, व्हाट वी कॉल देम एज टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा क्या आएगा कि कौन सा आंसर आएगा सही, ये फर्स्ट। क्योंकि देखो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस यही होगा बस, बाकी सारा ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी और ये भी सारे ये। तो आपका इसके अंदर जो प्रॉपर आंसर बनेगा अपने पास वो आएगा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस एक टाइप होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर आता है 126 क्वेश्चन है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, 126 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है ए पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वॉज क्रोज्ड विद अ फ्लावर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये रेड है, रेड फ्लावर्ड। ठीक है, स्नैपड्रैगन, एक पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट है, ये रहा पिंक फ्लावर।
ये क्रॉस हो रहा है किससे, इट इज क्रॉसिंग, वी कैन से इसकी क्रॉसिंग हो रही है किससे, एक रेड वाले फ्लावर से। ठीक है, मैंने इसीलिए देखो उसको उसी में रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई आपको कलर भी वैसा ही दिखाई दे। ठीक है, क्रॉसिंग हो रही है रेड वाले से, तो आपको दिखाई दे रहा है भाई इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके सामने। अगर मैं बात करूं तो इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ये वाला इसके साथ, तो मतलब दो ही तरह की कंडीशन बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो अगली जनरेशन आएगी। तो ये वाला कैसा फ्लावर हुआ, रेड, ये वाला कैसा फ्लावर हुआ, पिंक, तो अगली जनरेशन में क्या आएगा, रेड और पिंक फ्लावर। तो भाई इसने लिखा है ओनली पिंक फ्लावर, गलत है, रेड पिंक वाइट तीनों गलत है, सिर्फ रेड आएंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। ओके, तो 126 का फर्स्ट आपका आएगा। देन उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट है अपने पास 127, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल हो। देखो जब ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये सक्सिनिक एसिड को एक तरह से कन्वर्ट करता है आपका किसके अंदर, मैलिक एसिड में। तो यहाँ पे जो ये आपका सक्सिनिक एसिड है जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, सक्सिनेट, पर मेलोनेट आके उसको ब्लॉक करता है एंजाइम की एक्टिव साइट को। तो एंजाइम आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उसकी एक्टिव साइट होती है, वहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आता है। मान लो इस एंजाइम पे सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, लेकिन अगर मेलोनेट उसकी तरह दिख रहा है वो आके अटैच कर जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसे, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कि मेलोनेट जो है सक्सिनेट की तरह ही दिखता है शेप वगैरह में, और वो इसकी एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करेगा सक्सिनेट से, और अगर अटैच कर गया तो इसको ब्लॉक कर देगा। तो कॉम्पिटिशन कर रहा है सक्सिनेट से ये इसकी एक्टिव साइट के लिए, और अगर अटैच हुआ तो उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देगा, इसलिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बोल रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये अपने पास अगला है, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको और कर लूँ, क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन लिखी है, पहले स्टेटमेंट वन देखिए, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट्स ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय क्राई फर्स्ट एसी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर लिखा है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव टॉक्सिन इन बीटा बेसिलस thuringiensis, however after ingestion by the insect the inactive toxin gets converted into active form due to acidic, नहीं भाई, बेसिक एल्कलाइन पीएच की वजह से इंसेक्ट के गट में जाकर जो आपका क्राई प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है, पर एसिडिक में नहीं, बेसिक में। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ये रही। फिर इसमें बोल रहा है अगला देखो कि भाई इस फिगर में, इन द फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर एंड हाईली थिकर इनर वॉल्स। भाई तो थिन आउटर, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल का, तो उसकी आउटर थिन और इनर थिक वॉल होती है। तो यहाँ पे गार्ड सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये तो डी वाला स्टोमेटल पोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला सब्सिडरी सेल, ए वाला एपिडर्मल सेल को, और आपका सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है गार्ड सेल्स को। तो सी है वही आउटर थिन, देखो ध्यान रखना, थिन आउटर वॉल एंड थिक इनर वॉल। देखो देन इसके अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से मेंडल के क्या रिप्रेजेंट होता है, तो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई हेट्रोजाइगस कंडीशन में पेयर में बोल रहा है एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर कह रहा है अलीज डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन इन बोथ द करेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। नहीं भाई, दोनों करेक्टर कैसे आ जाएंगे, इस वाले केस में करेक्टर खाली डोमिनेंट का आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बी जहाँ जहाँ है वो गलत है, बाकी सोचो ही मत, बाकी सब सही है, बी वाला गलत है, तो अपने पास यही ऑप्शन आ जाता है ACDE। क्लियर है। देन उसके बाद आपका अगला है, इसके अंदर बोल रहा है 31 में
कि इसमें जरा बताइए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। रूट बनाने में कौन से पार्ट का रोल होता है? तो आपने सुना होगा रेडिकल पार्ट जो होता है वो रूट फॉर्मेशन एम्ब्रियो का, और प्लीम्यूल पार्ट जो होता है वो स्टेम फॉर्मेशन या शूट फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। तो रेडिकल पार्ट आपका क्या बनता है? रूट बनाता है, और आपका जो प्लीम्यूल पार्ट है वही आपका क्या बन जाता है? शूट। तो इसीलिए इसको फ्यूचर शूट और इसको फ्यूचर रूट बोल देते हैं। तो अभी इस पूरे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ए वाला पार्ट सीड की आपका शूट कैप है, बी वाला पार्ट प्लीम्यूल है, डी वाला पार्ट रूट कैप है, और सी वाला पार्ट क्या है? ये आपका रेडिकल है। तो सी पार्ट जो है रेडिकल है, तो यही रूट फॉर्म सिंथेसाइज करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, फिर इसमें देखो क्वेश्चन है ऑक्सिन्स यूज्ड गार्डनर्स टू प्रिपेयर, ये पेपर की जगह प्रिपेयर है, सीड फ्री ऑक्सिन यूज्ड टू गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। वीड मतलब हो गया जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनसे फ्री लॉन्स बनाना, बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रासेस। ठीक है, तो ग्रासेस को कोई डैमेज नहीं होता। एक्चुअली ग्रासेस क्या होती है? मोनोकोट होती हैं। ठीक है, और जो ऑक्सिन है वो एक तरह से यूज होता है वीडिसाइड की तरह ओनली फॉर डाइकोट्स। ठीक है, डाइकोट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑक्सिन किसको अफेक्ट नहीं करने वाला? मैच्योर मोनोकोट्स को। तो दैट इज द आंसर। फिर 133 है, क्या बोल रहा है 133? कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोप्रोटीन स्टेज। हाँ ठीक है। फिर लिखा है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोप्रोटीन स्टेज रिकॉग्निशन बाय डिसोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोनेवल कॉम्प्लेक्स। हाँ ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों सही होती हैं। फिर है 134, क्या लिखा है? द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। एक सिंगल सेल से डिवाइड करवा करवा के पूरा नया ऑर्गेनिज्म या प्लांट लाना टोटीपोटेंसी कहलाता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है दो सोमैटिक नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को आपस में फ्यूज करवा के जाइगोट जैसा कुछ बनाना। डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, सेल की एबिलिटी लॉस हो जाना जिससे वो स्पेशल फंक्शन करेगा, जैसे जाइलम फ्लोएम। माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, एक टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर प्लांट के केस में, उससे लार्ज स्केल पे अगर टिश्यू कल्चर को यूज़ करके आप बना रहे हैं तो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है प्लांट को बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, सिंगल सेल से टोटीपोटेंसी। देखो इसके बाद इसके अंदर 135 क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल सामने। तो क्या बोल रहा है ये 135 क्वेश्चन? ये कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलोनकाइमा इज डेड। गलत बात है भाई, कोलोनकाइमा भी लिविंग होता है, सिर्फ स्क्लेनकाइमा डेड होता है। फिर स्टेटमेंट सेकंड है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंट ऑफ जाइलम वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट करेक्ट गलत है, सेकंड सही है। तो ये रहा अपने पास सी, थर्ड मतलब। चलिए इसके अंदर देखिए अगला क्या है, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। देखिए जो शुगर केन होती है उसकी ये लेंथ, ये इंटरनोड कहलाता है, ये नोड कहलाता है, आपको पता होगा। तो इसकी लेंथ बढ़ाना मतलब जो इसकी लेंथ अभी दिख रही है आपको उससे लेंथ को इंक्रीज करना, लाइक इतनी ज़्यादा लेंथ हो गई अभी। इंटरनोड्स की या स्टेम की लेंथ बढ़ाने के लिए जो है गिबरेलिन का यूज़ होता है, जिब्रेलिक एसिड का यूज़ होता है, और इसकी इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाने की प्रोसेस को एक नाम बुलाते हैं, बोल्टिंग।
ठीक है, ध्यान रखना बोल्टिंग बोला जाता है। 137 है, क्या है देखो 137 क्या बोल रहा है इसके अंदर, एक मिनट, 137 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट है C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। सही बात है भाई, इनमें होता है जब O2 बाइंड करता है इससे रुबिस्को से तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के नाम से हम लोग उसको बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस बता रहा है, थोड़ा डिक्रीज कर देता है जिससे CO2 की फिक्सेशन। समझिए रुबिस्को से अगर CO2 फिक्स होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी C3 साइकिल प्रॉपर, अगर O2 फिक्स हुआ तो रुबिस्को से तो उसको फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर सेकंड, इन C4 मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, यहीं गलत हो गया। C4 में बिल्कुल भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। फिर देखिए 138 क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि मैच द फॉलोइंग। देखो इंसुलिन आपको पता है हार्मोन होता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है, तो इंसुलिन हार्मोन है, तो बी का फर्स्ट। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, सी का सेकंड। कोलाजन एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है बोन वगैरह में, ठीक है, उनकी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोलाजन प्रोटीन, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसमें, एनिमल्स में। प्लांट में कौन सा होता है, जो अभी ऊपर ये पढ़ा, अभी अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे, प्लांट में मोस्ट अबंडेंट बोलोगे तो रुबिस्को होता है प्रोटीन। वहीं एनिमल में अगर मोस्ट अबंडेंट आपसे पूछ लिया जाए तो एनिमल में मोस्ट अबंडेंट कौन सा हो गया, ये अपने पास जो लिखा हुआ है कोलाजन होता है, ठीक है। और ये GLUT4 इसको लिखते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ऐसे लिख सकते हैं आप, ग्लू से ग्लूकोज और टी से ट्रांसपोर्टर, तो ये इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। तो अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे पास ऑप्शन में, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, डी का थर्ड है, बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी का थर्ड और ए का फोर्थ। चलो देखते हैं इसको कि क्या है एक्चुअली। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, तो आपके पास ये आंसर आ गया फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर 139 क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ फियोफाइसिन। फियोफाइसिन कौन है, फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है ओनली बाय oogamous मेथड, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए रेड एल्गी रोडोफाइसिया, ब्राउन एल्गी फियोफाइसिया और ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसिया। तो ब्राउन और ग्रीन में तो oogamous भी होता है, एनाइसोगेमस भी होता है और आइसोगेमस भी होता है। सिर्फ रेड एल्गी ऐसी है जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ oogamous होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट ब्राउन एल्गी के लिए गलत है। तो अगर आप इसके ऑप्शन में जाओगे तो आपको क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बी वाला इसमें भी है, बी वाला इसमें भी है, बी वाला इसमें भी है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बी वाला एब्सेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, मतलब बी वाले को छोड़ के बाकी सारा क्या है सही है। आपने सुना होगा स्टोर्ड फूड मैनिटोल वगैरह होता है, मेजर पिगमेंट ए और सी, कैरोटिड जेनेटिल ये सब है, सेलुलोसिक लेयर होती है, ये सब एल्गिन की लेयर होती है, ये सब सही है बाकी। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर है ये 140th क्वेश्चन, बहुत आसान है ये भी। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस रेप्लिकेशन इन इकोलाई। देखो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, हमेशा उसकी डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम होती है। तो यहाँ क्या रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पहली बात तो आरएनए पॉलीमरेज का रेप्लिकेशन में कोई रोल नहीं है। फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन इन 5-3 प्राइम एज वेल एज 3, दोनों डायरेक्शन में नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन होती है 5 से 3 प्राइम। फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
कैटलाइजेज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन, ये सही है। फिर ये 3 से 5 ही गलत है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 140 का थर्ड आंसर आएगा। फिर इसमें देखो आपके पास ये है 41 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, ये 41st क्वेश्चन में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे आप बोलते हैं, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा है। देखो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में जा रहा है तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स कुछ आपका एडिशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह ऐड हो, तो वो सारा ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका 41st का सेकंड है आंसर। फिर देखो 142nd क्वेश्चन है, अगर इसको देखें आप, क्या लिखा है, मैच द फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ। रॉबर्ट में भाई इन्होंने बताया था ग्लोबल स्पीसीज 7 मिलियन के आसपास है, ए का थर्ड। फिर एलेक्जेंडर, आपका मैं थोड़ा और बात करूं पहले, पॉल एहरलिख, तो ए का थर्ड है, इन्होंने किया था पॉल एहरलिख ने वो राइबेट पॉपर हाइपोथेसिस बोली थी, वो एरोप्लेन वाला कि सभी एरोप्लेन हैं स्पीसीज उन्हें, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो मैं अगर कहूँ तो इसमें आंसर तो अपने पास यही है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है, सॉरी एक मिनट, सी का फोर्थ है, तो सी का फोर्थ ये अपने पास, ए थर्ड, बी फर्स्ट। ठीक है, इसका ये हो गया स्पीसीज रिलेशन, इन्होंने ग्राफ दिए थे अपने। डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपका ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का सेकंड है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट ऑप्शन है। देखो फिर 143rd क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको भी समझ लें क्या क्वेश्चन कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिगर। इस फिगर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, ये ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ ये सारा स्टिग्मा वगैरह निकल के आ रहा है, तो ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन्स, यहाँ पे स्टेमन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मेल पार्ट जो है, तो ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में ये आपका एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम है। ठीक है, 143 का फोर्थ है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इन एन इकोसिस्टम इफ एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100। ठीक है, आप समझिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 100 है, एनपीपी अगर मैं बात करूं तो ये 10% है, मतलब जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी है उसका ये 10% है। देखो एनपीपी ही होता है जो अवेलेबल होता है, तो 10% है, तो 10% ये 100 है जो अवेलेबल हो गया किसको, सेकंड ट्रॉपिक लेवल को। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ये एनपीपी था, तो इसका जीपीपी कितना हो गया भाई, इसी का जब ये 10% है तो इसका 100% कितना हो गया आपका 1000 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो एनपीपी है दैट इज 10%, 10% कितना है 100 है, यही 10% किसको अवेलेबल होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाले को, मतलब सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी लेवल है वो है ये। ठीक है, फर्स्ट पे 1000 बोल दिया उसने, सेकंड पर 100 बोल रहा है, तो थर्ड पर इसका 10% बता दो, 10x ये रहा। ठीक है, ये जीपीपी नहीं है, ये एनपीपी दे रहा है, तो एनपीपी कितना होगा 10% तो होता है, क्योंकि जीपीपी का लिखते हैं जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, तो ये आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस कितना होता है 90%, और हर ट्रॉपिक लेवल से अगले को कितना मिलता है 10%, तो एनपीपी कितना हुआ 10% ऑफ जीपीपी। ठीक है, तो इसका भी 10% फिर अगले पे जाएगा तो 10x। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि 100x जो बोल रहा है ये अवेलेबल है, एनपीपी है तो अवेलेबल किसके लिए, सेकंड ट्रॉपिक लेवल की, मतलब सेकंड ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी 100% हो गया तो उसका भी 10% जाएगा, तो ये रहा। ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ये आएगा।
अगला ये 145th क्या लिखा है, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। भाई पी की जब बात करोगे तो पी मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन शो करता है, मैंगो ड्रूप फ्रूट होता है, ठीक है। आपका कॉटन जैसों में ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन होती है और रोज में पेरिगाइनस फ्लावर होता है। तो क्या हो गया, कॉटन सी का फर्स्ट, ए की ऑप्शन ही आ रहा है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो ए की ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर है वही मैच द फॉलोइंग, सेम चीज है। फिर बोल रहा है ये, तो देखो मोनोअडेल्फस चाइना रोज होता है, ए का फोर्थ, ठीक है। मोनोअडेल्फस कौन होता है, चाइना रोज होता है मोनोअडेल्फस, ठीक है। पॉलीडेल्फस सिट्रस होता है, एपीफाइलस लिली में शो होता है, और डायडेल्फस पी हो गया। तो आपका मोनोडेल्फस ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ हुआ, बी का सेकंड हो गया, सही है, सी का फर्स्ट हो गया और डी का थर्ड हो गया। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर है। ये आपका 146 क्वेश्चन है। फिर अगले आइए क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 147 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। भाई सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में पीछे मैंने बताया कि दो सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन जिससे जाइगोट जैसा कुछ बना दे, नई जनरेशन आएगी। सोमैटिक सेल वो जो आपके नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल, लाइक टेस्टिस ओवरीज के ना हो, या फ्लावर के केस में स्टेमन और इसके ओवरी वगैरह के ना हो, किसी और पार्ट के हों, तो उसमें जो फ्यूज़न होता है उसको बोलते हैं, वो सेल्स प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है सर, वो सेल का सेल मेम्ब्रेन हटा दो, जो सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है दोनों सेल्स का आपस में फ्यूज, तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। पॉलन अलग है, कैलस अलग है आपका, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियो जो सोमैटिक सेल से फ्यूजन से बनेगा। कैलस जो होता है वो क्या होता है जो प्लांट में एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है, तो उसमें काट के एक टिश्यू निकालते हैं, उसे बोलते हैं एक्सप्लांट। वो डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करके जो नया बंच तैयार हुआ सेल्स का वो कैलस है। और इसमें जितने भी सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं, मतलब हु कैन डिवाइड एंड नॉट एबल टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, ताकि डिवाइड करके पूरा प्लांट बना सकें। फिर देखो ये 148 का है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था सर, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट, वो माइस वाला, और वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ वो माइस में इंजेक्ट कर रहे थे। तो ए का थर्ड, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, जैकोब और मोनोड ने क्या किया था सर, लैक ऑप्रोन किया था, बी का फोर्थ, ऑप्शन तो हो गया आपका फर्स्ट। हरगोविंद सिंह खुराना ने क्या किया था, जेनेटिक कोड बताया था। मिशेल्सन एंड स्टेल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। वो NH14 आपका नाइट्रोजन 15 और 14 वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इकोलाई को लेकर, वो वाला। तो आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 148 थे। फिर आपका जो है ये 149 क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रहा है, द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनका प्रोक्रियोटिक ओरिजिन बोलते हैं, और इनके पास अपना DNA अपने जो है प्रोटीन्स सॉरी राइबोसोम्स होते हैं, तो इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। और इनका जो DNA और राइबोसोम होता है, जैसे हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में DNA होता है लीनियर DNA डबल स्ट्रैंडेड, साथ में राइबोसोम होता है 80S। प्रोक्रियोटिक में होता है 70S राइबोसोम होता है, और आपका सर्कुलर DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इनका प्रोक्रियोटिक ओरिजिन होता है, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। फिर देखो ये लास्ट वाला 150th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। ये कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है, कहाँ ये साइकिल कहाँ कहाँ होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जिसको TCA क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, एक का सेकेंड। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है सर? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है सर? इनर मेम्ब्रेन पे होता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हाइड्रोजन पंप वगैरह होता है वो कहाँ होता है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में होता है। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। तो ये अपना पहला ही ऑप्शन है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक है, तो दैट इज कंप्लीट अबाउट वी कैन से 2024 का मैंने आपको बेसिकली 4 पार्ट्स में पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसको हम फिर आगे अपनी इस सीरीज़ को मेंटेन रखेंगे। अपना अब नेक्स्ट पेपर हम लोग लेंगे 2023 का, और आप ये मान के चलिए उसकी ड्यूरेशंस थोड़ी ज़्यादा होंगी। मींस कैसे कि हम 2023 मतलब अब जो पेपर डिस्कस करेंगे 23, 22, 21 का जिसका भी, तो उसमें बॉटनी फिर वो 2 पार्ट में नहीं, पूरा सेक्शन 1 पार्ट में, ऐसे ही जूलॉजी भी 2 पार्ट में नहीं, पूरा सेक्शन 1 पार्ट में, मतलब 2-2 वीडियोस हर किसी के रहेंगे। ओके, तो इसको प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपका पूरा 2024 का मैं अगर बात करूं तो 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। वी हैव सॉल्व इट कम्प्लीटली एंड इट इज़ गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम लोग पीछे 2022, 2023, 2021 होपफुली कोशिश मेरी ये है कि 2013 में पहली बार नीट हुआ था तो वहाँ तक के सारे पेपर आपको सॉल्व करवा दिए जाएं। ठीक है, तो होपफुली कितने साल हो गए? 2024, 22, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, कितने हो गए? 2, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 12 ईयर्स के PYQ पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप देखें, एक आइडिया लगा लें कितने क्वेश्चन हो गए लगभग। ठीक है, 2 साल, जैसे मान लो भाई 24 का तो 100 क्वेश्चन वाला था। ठीक है, कि 100 क्वेश्चन है और 11 साल के 90 क्वेश्चन है, तो ये 990 क्वेश्चन ये हो गए और 100 ये लगभग 1100 के आसपास क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। समझिए 1100 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस हियर। ओके, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अभी के लिए, लेकिन इतना ही, इसको ध्यान से करिएगा। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज देना। और बाकी जो है इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इसको शेयर भी कर दें ताकि जिसको ज़रूरत हो उसको ये मिल सके आराम से। थैंक यू।